नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 19 और 20 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है, किसने जीता खो खो विश्व कप 2025। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पूरी दुनिया में पहली बार इस बार इंडिया में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो का पहला विश्व कप ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये पूरा का पूरा जो विश्व कप था दोस्तों, अब उसको किस टीम ने जीता है उस पर हमारा ये आज का पहला क्वेश्चन है। और देखिएगा आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें 100% ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री वोन बोथ वुमेन्स एंड मेंस फाइनल ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो देखिए इस जिस भी टीम ने ये खो खो विश्व कप जीता है उसने एक और बहुत बड़ा यहाँ पे जो है कि उपलब्धि हासिल की है कि उसके पुरुषों और महिलाओं दोनों की टीमों ने यहाँ पे ट्रॉफी जीती है। दोस्तों तो किस देश की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारा प्यारा भारत। हमारे देश की यानी कि जो पुरुषों की खो खो टीम थी और जो महिलाओं की खो खो टीम थी, दोनों ने इस बार का जो खो खो विश्व कप है जो पहली बार आयोजित हुआ पूरी दुनिया में, उसको जीत लिया है। दोस्तों अब देखिए, अगर बात करें महिलाओं के फाइनल मैच की, तो महिलाओं के फाइनल मैच में हमारी टीम की हमारी महिला टीम थी, उन्होंने नेपाल को 78-40 के रेशियो से यानी कि पॉइंट के रेशियो से यहाँ पे हराया है। और ये फाइनल मैच कहां पर हुआ, या एक तरीके से कह लो कि ये पूरा का पूरा खो खो विश्व कप कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो इंदिरा गांधी के इंडोर स्टेडियम में जो नई दिल्ली में है। दोस्तों इसके अलावा अगर पुरुषों के मेंस फाइनल की बात करें तो यहां पर भी हमारी टीम ने नेपाल को ही हराया है। पॉइंट का रेशियो क्या था? 54 और 36। दोस्तों तो एक बार एक चीज फिर से याद रखिएगा कि भारत की जो पुरुष और महिला टीम है खो खो की, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन फाइनल में इन्होंने किसको हराया दोनों वर्जन में? तो वहां पे नेपाल की टीम थी। दोस्तों तो सेकंड बेस्ट या फिर कह लो कि रनर अप जो टीम रही इस खो खो वर्ल्ड कप की, वो नेपाल रही। दोस्तों एक बार फिर से अब आपको याद रखना है, खो खो वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में इस बार पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में, और इसका जो समापन हुआ था 19 जनवरी को इसका फाइनल हुआ था। और इसका इनॉग्रेशन दोस्तों एक बार फिर से याद रखिएगा 13 जनवरी से हुआ था। तो 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ और इंडिया की टीम ने ही यहाँ पे ये पूरे की पूरी ट्रॉफी जीती है। अब यहाँ पे दो बड़े खिलाड़ियों का नाम बता दूं। जो पुरुषों का खो खो टीम है उसके कैप्टन है प्रतीक वायकर। दोस्तों ये नाम बिल्कुल याद रखना है। और साथ ही महिलाओं की जो खो खो टीम थी उसकी कैप्टन है प्रियंका इंगले। तो ये दोनों नाम भी आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी, डीएसएसबी या किसी भी एग्जाम में स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि फला खिलाड़ी यानी कि प्रतीक वायकर किस खेल से संबंधित है। दोस्तों चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 हेल्ड फ्रॉम जनवरी 17 टू जनवरी 22, 2025 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर इंडस्ट्री? देखिए 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होने वाला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 ये किस क्षेत्र या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड है? क्या हेल्थ से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, मोबाइल सेक्टर से या फिर बैंकिंग सेक्टर से? दोस्तों तो बिल्कुल याद रखिएगा ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड एक प्रकार का एक्सपो यानी कि प्रदर्शनी है। अब देखिए इस प्रदर्शनी का पूरा जो इनॉग्रेशन है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 जनवरी को भारत मंडपम में किया गया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है ये सिर्फ भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत के कई शहरों में, जैसे आप देख सकते हो यश भूमि जो द्वारका है, नई दिल्ली, इसके अलावा जो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है ग्रेटर नोएडा, तो ये 3 वेन्यूज पे इसको किया जा रहा है। एक तो भारत मंडपम है नई दिल्ली वाला, एक यश भूमि जो द्वारका में है नई दिल्ली में ही, और एक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। अब देखिए इसमें होगा क्या, तो इसमें पूरी दुनिया के लगभग 34 जो बड़े ग्लोबल ऑटो मेकर्स हैं, जैसे सुजुकी हो गई, टेस्ला
हो गई या और भी टोयोटा होगी, ये सारे आएंगे और 100 से ज़्यादा अपने जो नए व्हीकल्स हैं या फिर प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे। और दुनिया भर के लगभग 5000 से ज़्यादा यहाँ पे जो बायर्स हैं या फिर कह लो कि जो ट्रेडर्स हैं वो आएंगे और इन जो भी यहाँ पे जो नए नए मॉडल्स व्हीकल्स क्या हैं उनको देखेंगे और फिर उनकी डिलीवरी वगैरह के बारे में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। अब इस पूरे के पूरे इवेंट का भारत सरकार का मेन क्या पर्पज होता है, क्यों इसको ऑर्गेनाइज करता है, तो इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहन का जो सेक्टर है या कह लो कि जो आजकल हम लोग व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, मोस्टली हम ये चाह रहे हैं कि वहां पर डीजल पेट्रोल या सीएनजी की बजाय हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रीफर करें। तो उसको प्रमोट करने के लिए साथ ही इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम सतत विकास कहते हैं उसके ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस हैं इंडिया में अच्छे से हों, उनके लिए इस पूरे के पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी वाज द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन जनवरी 2025। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जनवरी 2025 में भारत के किस शहर या किस राज्य में पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें अच्छे से एडिट कर दी गई हैं। तो आप आंसर बताओ कि भारत के किस राज्य या किस शहर में ये हमारा जो प्रायोगिक पुरातत्व प्रायोगिक संग्रहालय है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। नाम बिल्कुल याद रखना है, गुजरात। और गुजरात में जो मोदी जी का नेटिव डिस्ट्रिक्ट है या फिर कह लो कि जो मोदी जी का पैतृक जिला है जिसका नाम है वडनगर दोस्तों। तो इसी वडनगर में यहाँ पे गुजरात के ये सारा का सारा 16 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो जो हमारे होम मिनिस्टर जी हैं माननीय अमित शाह जी, उनके द्वारा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या इनॉग्रेशन हुआ, तो एक तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम, साथ ही प्रेरणा कॉम्प्लेक्स एक और वडनगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो 3 यहाँ पे नए नए कॉम्प्लेक्सेस जो है कि इनॉग्रेट किए गए। और इन जितने भी यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आने वाले एग्जाम में आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि मोदी के पैतृक जिले में यानी कि नेटिव डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुए हैं, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ये जिस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लगभग 12,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा। साथ ही ये पूरा का पूरा 298 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया था दोस्तों। और इसका मेन पर्पस क्या है इस म्यूजियम का, तो जो वडनगर है वो गुजरात का एक बहुत ही रिच हेरिटेज सिटी है दोस्तों। यहाँ का जो कल्चर या फिर कह लो कि जो भी यहाँ की हेरिटेज वगैरह है वो काफी पुरानी है। तो इसको माना जाता है कि ये शहर लगभग 2500 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का एक तरीके का धरोहर है। तो उसी को यहाँ पे स्टोर करना, कंजर्व करना, उसके लिए भारत सरकार ने इस म्यूजियम को यहाँ पे इनॉग्रेट किया है दोस्तों। बिल्कुल एक बार फिर से याद रखिएगा, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह, a 1991 batch IPS officer from the Assam Meghalaya cadre has been appointed as the DG of the which force। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, 1991 बैच के IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को भारत के किस पैरामिलिट्री फोर्स का डीजी यानी कि महानिदेशक अपॉइंटमेंट किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा उस पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब देखिए सीआरपीएफ का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये 27 जुलाई 1939 को। उस समय इसको बोला जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, जो कि ब्रिटिश जो हमारी पूरा का पूरा एम्पायर था उसके लिए ये काम करता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 28 दिसंबर 1949 को इसको एज ए सीआरपीएफ के रूप में रीऑर्गेनाइज किया गया। और करेंटली अगर हम इसके मोटो लाइन की बात करें तो सर्विस एंड लॉयल्टी इसकी मोटो लाइन होती है दोस्तों। अब देखिए सीआरपीएफ का सबसे मेन काम क्या होता है। सीआरपीएफ का सबसे मेन काम होता है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी जहां जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है वहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड के नक्सल इलाकों को देखेंगे तो वहां पे सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की होती है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की जो घाटी है वहां पर जो आंतरिक सुरक्षा
जब जब खतरे में आती है, जब जब पत्थरबाज जो है कि वहां पर एक्टिव होते हैं, तब तब सीआरपीएफ वहां पे अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाती रहती है दोस्तों। तो सीआरपीएफ हमारे देश का एक अभिन्न पैरामिलिट्री फोर्स है और रिसेंटली इस सीआरपीएफ के डीजी यानी कि महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है दोस्तों। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इससे पहले आसाम के डीजीपी के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों। तो इनके पास पुलिस क्षेत्र का या पुलिस सेवा का बड़ा अनुभव है और ये 1991 बैच के आसाम और जो मेघालय कैडर है उसके सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।